नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। खबरों का रुख करें उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव में बोल रहे हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। एक अभिनव कार्यक्रम और चलाया था, अक्सर होता था और मैं अक्सर इस बात को बोलता भी हूं कि पूर्वज हमारे कितने दूरदृष्टा थे। कहीं भी कोई अच्छी फलदार वृक्ष लगाते थे। सच था कि उस वृक्ष को बड़ा होने में और फलने फूलने में उसको समय लगता था, लेकिन सैकड़ों वर्षों के बाद भी वह वृक्ष आज भी फल देते हैं। मैं इस बात को देखता हूं। हमारे यहां गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में एक आम का वृक्ष है, आज भी फल देता है। आप जब कभी बद्रीनाथ धाम गए होंगे, बद्रीनाथ धाम के जो सिद्ध योगी हैं वह योगी सुंदरनाथ जी। 1960 में योगी सुंदरनाथ जी गोरखपुर में उस वृक्ष के नीचे, उस समय गोरखपीठ में सिद्ध योगी योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी हुआ करते थे। इन दोनों के बीच में संवाद होता है। वह वृक्ष आज भी उसका गवाह है। भारत सेवाश्रम संघ भारत के अंदर अध्यात्म और क्रांति का एक ऐसा पवित्र संगठन, आध्यात्मिक चेतना से उत्प्रोत एक ऐसी संस्था जिसके संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी थे। 1912 में उसी आम के वृक्ष के नीचे योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी से स्वामी प्रणवानंद जी ने दीक्षा ली थी। ये वही वृक्ष आज भी उसी जीवंतता के साथ, अभी मैं परसों गोरखपुर में था, मुझे उस वृक्ष के नीचे फिर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसकी दिव्यता और उसकी भव्यता आज भी देखते थे बनती। तो मैं जब भी उसको देखता था, एक आकर्षण वह वृक्ष के ऊपर और उसके आसपास के वातावरण में देखने को मिलता था। तो मैंने 2019 में वन विभाग से उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम लोगों को केवल वृक्षारोपण ही नहीं करना है, बल्कि 100 वर्ष पुराने जितने भी हमारे वृक्ष हैं उनको हेरिटेज वृक्ष के रूप में, विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता देकर के उनके संरक्षण के एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाना है, जिसमें विरासत वृक्ष की दूसरा जो संस्करण है उसका लोकार्पण अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों से यहां पे संपन्न हुआ है। हम सब भी अपने आसपास के वातावरण में उन कहानियों के साथ जुड़ करके, उसके साथ जुड़ी हुई उन आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उसके साथ जोड़ करके उस विरासत की परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। रहे होंगे बहुत सारे वृक्ष ऐसे रहे होंगे जिनके नीचे बैठ करके देश के क्रांतिकारियों ने देश की आजादी की रणनीति तय की होगी। स्वाभाविक रूप से क्रांति का आह्वान घर के अंदर नहीं, किसी वन के बीच में ही और किसी अन्य कार्यक्रमों में रहा होगा। हमारे यहां तो अरण्य पर्व ही एक माना जाता है। ये सभी कार्यक्रम आध्यात्मिक विरासत के कार्यक्रम हो या फिर क्रांति के कार्यक्रम, ये तो वनों के बीच में ही और वृक्षों के बीच में ही संयोजित किए जाते हैं। उनके संरक्षण के लिए हमारे स्तर पर भी कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ हो सकते हैं। उसको हम एक नए सिरे से उसकी व्याख्या और उसमें लेखन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और जो एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुए हैं, यह अत्यंत आवश्यकता आज के दिन पर है। प्रदेश में विगत 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। एक और विकास आज की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रख करके जहां कार्यक्रम प्रारंभ हुए, लेकिन साथ साथ पर्यावरण और प्रकृति के प्रति भी अपने उत्तरदायित्वों से हम मुक्त नहीं हो सकते, उसको भी इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में मेट्रो को सर्वाधिक सिटी के अंदर संचालित करने वाला राज्य है।
आज डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की जगह एक भारत सरकार की तर्ज पर स्क्रैप पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित की है और बहुत शीघ्र 15 वर्ष पुराने कोई भी वाहन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नहीं चलेंगे। इस कार्यक्रम को जहां लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपनी पॉलिसी के साथ डीजल और पेट्रोल के वाहनों को धीरे धीरे करके सड़कों से बाहर करना, और हम लोग भी इस कार्यक्रम के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को या फिर ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, जो अभी बताया गया कि इथेनॉल उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर नंबर 1 राज्य है जो सर्वाधिक इथेनॉल का उत्पादन कर रहा है। यह भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो बहुत सारी संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर है, इस पर भी प्रदेश सरकार की अपनी पॉलिसी है, जिसमें प्रदेश ने नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग के कार्यक्रम को भी अपने यहां मान्यता देकर के इस कार्यक्रम को प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम सबको मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और जब समाज, सरकार और इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ, ये सभी लोग मिलकर के एक साथ अभियान चलाएंगे। कल कितनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कल बेंगलोर से जुड़े हुए, कर्नाटक से जुड़े हुए फोटोग्राफ कितने अच्छे और मोहक लग रहे हैं। आपने देखा होगा कि वास्तव में जब कार्य हुआ है तो वह देश और दुनिया के सामने भी प्रस्तुतिकरण उसका उसी बेहतर तरीके से और उतना ही जोरदार, धमाकेदार तरीके से होता है, जो कल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के उन चित्रों को, जो उन्होंने वहां पर पर्यावरण से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण सेमिनार को उद्घाटन करते समय वहां पर वन्य प्रेमियों और पर्यावरण प्रेमियों के सामने उसका उद्घाटन किया। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर तो इस दिशा में और अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, और मैं मानता हूं कि ये आज की आवश्यकता है। हम क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों से न केवल प्रकृति को और पर्यावरण को बचाने की आज की महती आवश्यकता है, बल्कि जो हमारी ऋषि परंपरा ने हमें धरती माता के प्रति उत्तरदायित्वों के साथ जोड़ने का मंत्र दिया है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र के रूप में हम सबको अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जीव सृष्टि की, मानव सृष्टि की रक्षा हो पाएगी। अन्यथा मनुष्य अगर केवल अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए जीव सृष्टि को और इस जंतु सृष्टि को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके दुष्प्रभावों से कोई भी फिर वंचित नहीं रह पाएगा, उससे कोई बच नहीं पाएगा। आज तो इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ हैं, जिसमें खेती को भी विषमुक्त करने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तय किया कि प्राकृतिक खेती को हम बढ़ावा देंगे। इसमें नमामि गंगे परियोजना में आपने देखा होगा कि कितने अच्छे परिणाम सामने आए हैं। गंगा की पहचान थी गांगे डॉल्फिन से। 2017 के पहले गंगा नदी में डॉल्फिन लुप्त प्राय सा हो गया था। आज आप देख सकते हैं कि फिर से आपको प्रयागराज से लेकर के मिर्जापुर के बीच में, वाराणसी से लेकर के बक्सर के बीच में फिर से गांगे डॉल्फिन देखने को मिलेंगे। कानपुर में 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा नदी में उड़ाया जाता था। आज एक भी बूंद सीवर गंगा नदी में कानपुर में नहीं गिरती। तेजी के साथ नदी को किसी भी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त करने के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लागू किए गए हैं। नमामि गंगे परियोजना के परिणाम आज हम सबके सामने आने प्रारंभ हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार जब मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है और इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ भी जब इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे तो उस परिणामों को किसी बड़े आयोजन के साथ जोड़ने में और भी आनंद की अनुभूति होती है। और 2019
का उत्तर प्रदेश का प्रयागराज कुंभ सफलता की जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया था, उसके पीछे नमामि गंगे परियोजना की सफलता थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना पे जो कार्य हुआ था, हम उसके परिणामों की सुखद अनुभूति कर सकते हैं। मुझे याद है 2013 में प्रयागराज में कुंभ था। मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी कुंभ के अवसर पर अपने देश के एक पूरे डेलीगेशन के साथ आए थे, लेकिन जब एक संगम तट पर गए और वहां पे गंदगी देखी, गंगा की जल को उन्होंने काला जल देखा, तो दूर से ही परिणाम करके चले गए। उन्होंने कहा कि यही गंगा है। संजोग ऐसा था, जब प्रयागराज कुंभ 2019 में आया, उसी समय उत्तर प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन वाराणसी में था। और वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में मैंने स्वयं मॉरिशस के तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। उन्होंने साफ तौर से नए वृक्षों को लगाने और पुराने वृक्षों के संवर्धन की बात की, साथ ही अरण्य पर्व की भी उन्होंने बात की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 साल से पुराने वाहन, डीजल और पेट्रोल वाहन सड़कों पर ना चलें और धीरे धीरे हम इन वाहनों को सड़कों से कम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने में सहयोग प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। तो ये मुख्य बातें रहीं। बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली से अगली खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अरुणाचल दौरा आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे शाह। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह का अरुणाचल दौरा आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अरुणाचल दौरा 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अरुणाचल दौरा आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमित शाह। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, आज से अरुणाचल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अगली खबर दिल्ली से है, 11 अप्रैल को राहुल गांधी का केरल दौरा। आपको बता दें, सांसदी खत्म होने के बाद पहली बार केरल के दौरे पर हैं राहुल गांधी। तो आपको बता दें, पूर्व निर्वाचन क्षेत्र वायनाड के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। और आपको बता दें, राहुल गांधी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी का ये पहला केरल दौरा। 11 अप्रैल को राहुल गांधी केरल दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, सांसदी खत्म होने के बाद ये पहला दौरा है राहुल गांधी का। पूर्व निर्वाचन क्षेत्र वायनाड के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। आपको बता दें, राहुल गांधी वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, 11 अप्रैल को राहुल गांधी का केरल दौरा। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा है। आपको बता दें, पूर्व निर्वाचन क्षेत्र वायनाड के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी और खबरों में ये भी है कि वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब बात अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर है, निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार। आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बुलाई बैठक। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई। तो जिस तरह चुनावी मोड पर नजर आ रही है भाजपा, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री सभी होंगे शामिल। टिकट के मंथन से लेकर अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। तो आपको बता दें, तारीखों के ऐलान से पहले भी भाजपा एक्टिव मोड पर थी, लगातार दौरे पर दौरे, और निकाय चुनाव को पुख्ता तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई थी। उसी के तहत आज एक अहम बैठक में सभी मंत्री अपनी राय रखेंगे।
आपको बता दें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का भाजपा का लक्ष्य। तो यह अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। सभी मंत्रियों को दी जाएगी अहम जिम्मेदारी। तो मुख्यमंत्री एक अहम बैठक करेंगे जिसमें सभी मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री सभी शामिल होंगे। संगठन के भी लोगों के शामिल होने की खबरें हैं। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होनी है ये अहम बैठक। तो लखनऊ से अहम खबर, निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर है सरकार। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई एक अहम बैठक। सीएम योगी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। चुनावी तैयारियों की निश्चित रूप से समीक्षा हो सकती है और मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। तो टिकट के मंथन को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने को लेकर ये चर्चा अहम होगी। तो बैठक में सभी मंत्री अपनी राय रखेंगे। साथ ही बीजेपी का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक सीटें जीती जा सकें। तो लखनऊ से अहम खबर। निश्चित रूप से भाजपा का चुनावी जो गणित होता है वो अलग ही रहता है। किसी तरह की कोई कमी भाजपा नहीं छोड़ना चाहती है चुनाव से संबंधित। और हमारे संवाददाता जुहैब आलम इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुहैब, मुख्यमंत्री आज शाम को एक अहम बैठक ले रहे हैं, क्या कुछ खास हो सकता है? योगी आदित्यनाथ आज शाम को एक बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में उन्होंने सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया है और आने वाले निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक हो सकती है। जिस तरह से भाजपा लगातार प्लान कर रही है, भाजपा ने अपनी रणनीति बनाई है कि आने वाले जो निकाय चुनाव हैं उसमें जातिगत आधार पर वो काम करेगी, यानी जो कैटेगरीज हैं ओबीसी, एसटी, उस तरह पे काम करेगी। और इनके साथ ही सबसे ज्यादा जो बिरादरियां हैं उन पर फोकस कर रही है, चाहे वो ठाकुर बिरादरी हो, पंडित बिरादरी हो या अदर जो भी बिरादरी है, उन्हीं सबके जो नेता हैं वो संबोधन करेंगे, वो बैठकें करेंगे, वो लोगों से मिलेंगे। अगर कोई किसी क्षेत्र में बैठक होनी है, उस क्षेत्र में जो लोग हैं, जिस जाति के लोग होंगे, उसी जाति का नेता भी पहुंचेगा, उसके सारे पदाधिकारी होंगे साथ में। इसके साथ ही मंत्री भी मौजूद होंगे और ये सब बहुत बड़ा एक कदम है लोगों को अपनी तरफ घसीटने का। और जो अंदेशा है, जो इस तरह की बैठकें होने वाली हैं, उन बैठकों में अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाजपा का टारगेट है कि कम से कम 10,000 लोग एक साथ पहुंचे और ये सभी सभाएं पूरे यूपी में की जाएंगी। तो आज की जो बैठक है ये बहुत इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बैठक पूरी तरह से निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार जो चुनाव है उसमें उन्होंने परचम लहराया, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या अगर स्टेट के, उन्होंने हर जगह जाकर बीजेपी का प्रचार किया है और उसमें उनको सफलता हासिल हुई है। तो उत्तर प्रदेश का जो नगर निकाय चुनाव है अब वो एक बड़ा चुनाव बन चुका है, उसको लेकर बड़ी सरगर्मियां हैं। सारी पार्टियां पूरी शिद्दत से जुटी हुई हैं किसी भी तरह से अपने सबसे ज्यादा पार्षद या अपने महापौर बैठाने के लिए। लेकिन अब भाजपा कमर कसे हुए है और भाजपा जमीनी स्तर पर लगातार काम करती है और आज की जो बैठक है फिलहाल उसमें यही अंदाजा लगाया जो है भाजपा जिस तरीके से रणनीति के लिए जानी जाती है, अपनी चुनावी रणनीति में किसी तरीके की खामी बर्दाश्त नहीं करती है। ऐसी रणनीति बनाती है कि कोई विपक्षी उसमें सेंध न मार सके। तो ये उस लिहाज से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, किन किन लोगों को अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं? ऐसा लगता है कि ये पूरा मंत्रिमंडल इस निकाय चुनाव में अपनी भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये बैठक है, ये बैठक खासकर सभी कैबिनेट मंत्रियों को और सभी को बुलाने का कारण ही यही है कि सारे मंत्री इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे। किसी विशेष मंत्री की विशेष ड्यूटी निकाय चुनाव में नहीं लगाई जा रही है, बल्कि सभी लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। जो दोनों डिप्टी सीएम है, इसके साथ में जो बाकी के जितने भी मंत्री हैं विभागीय, उन सबको इकट्ठा किया जा रहा है और सब एक साथ काम करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में जाकर काम करेंगे। अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता जुहैब आलम लखनऊ से जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम अहम जानकारियां दी। तो आपको बता दें, निकाय चुनाव की तारीखों के बाद भाजपा की ये अहम बैठक
जिसमें तमाम मंत्री और संगठन के लोग शामिल हो सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर आ रही, लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करेगी बीजेपी। आपको बता दें, निकाय चुनाव की कसौटी पर बीजेपी की बड़ी तैयारी। पार्टी के लिए लोकसभा का पूर्वाभ्यास होंगे निकाय चुनाव। तो पार्टी ने सभी सीटों पर कमल खिलाने की बनाई रणनीति। पार्टी ने सभी सीटों पर कमल खिलाने की अहम रणनीति बनाई। पार्टी ने सभी 17 नगर निगमों में जीत का लक्ष्य रखा। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पार्टी के लिए लोकसभा का ये पूर्वाभ्यास के तौर पर होगा ये निकाय चुनाव। निकाय चुनाव की कसौटी पर बीजेपी बड़ी तैयारी के साथ उतरेगी। पार्टी के लिए लोकसभा का पूर्वाभ्यास के तौर पर बीजेपी ये निकाय चुनाव को देखती है। पार्टी ने सभी सीटों पर कमल खिलाने की रणनीति बनाई। तो बात करें 17 नगर निगमों की, तो सभी पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी। लोकसभा चुनाव की जमीन की तैयारी के तौर पर निकाय चुनाव को ले रही बीजेपी। बात अगली खबर की। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अलर्ट मोड पर है प्रशासन। अधिसूचना जारी होते ही हरकत में आई पुलिस। राजनीतिक दलों की होर्डिंग हटाने का कार्य शुरू। आपको बता दें, पुलिस की टीम द्वारा और नगर निगमों की टीम द्वारा हटवाई जा रही होर्डिंग। तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। चुनावी अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन ने सभी तरह के राजनीतिक बैनर, पोस्टर, होर्डिंग को हटाने का काम शुरू कर दिया है। कल रात से ही ये काम शुरू हो चुका था। तो निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अधिसूचना जारी होते ही हरकत में आई पुलिस और सभी तरीके के राजनीतिक बैनर, पोस्टर, होर्डिंग को हटाने का कार्य शुरू हो चुका है। तो चुनावी आचार संहिता के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर। सभी तरीके की राजनीतिक सामग्रियां, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर वगैरह, राजनीतिक बैनर, पोस्टर को हटाने का कार्य बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, पुलिस ने बड़े पैमाने पर शुरू किया है। तो निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन। सभी तरह के राजनीतिक बैनर, पोस्टर, होर्डिंग को हटाने का कार्य प्रशासन ने शुरू किया है। बात करते हैं अगली खबर की। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में याचिका। आपको बता दें, मस्जिद में वजू के लिए व्यवस्था किए जाने की मांग की खबर आ रही है। व्यवस्था किए जाने की मांग वाली याचिका एससी में दाखिल। आपको बता दें, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जल्द सुनवाई की मांग भी की है। तो ये अहम खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। मस्जिद में वजू के लिए व्यवस्था किए जाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट मामले में 14 अप्रैल को करेगा सुनवाई। मस्जिद में वजू के लिए व्यवस्था किए जाने की मांग, तो आपको बता दें, ज्ञानवापी से जुड़ा ये अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट मामले में 14 अप्रैल को करेगा सुनवाई। आपको बता दें, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में याचिका, मस्जिद में वजू के लिए व्यवस्था किए जाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। आपको बता दें, वजू की व्यवस्था किए जाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। आपको बता दें, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जल्द सुनवाई की मांग की है। मस्जिद में वजू की व्यवस्था की मांग संबंधी ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। तो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जल्द सुनवाई की मांग की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट मामले में 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में याचिका।
इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले। आपको बता दें 24 घंटे में 5,880 नए मामले सामने आए हैं। आज से 2 दिन की कोरोना मॉक ड्रिल भी की जा रही है। तो एम्स झज्जर का दौरा करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। हरियाणा में 24 घंटे में 428 कोरोना के नए मामले सामने आए। आपको बता दें देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 1819 हुए एक्टिव केस। तो हरियाणा की बात कर रहे थे हम। यूपी में कोरोना के 1282 एक्टिव केस सामने आए हैं। अब तक टोटल 1282 एक्टिव केस हैं, जबकि 24 घंटे में 176 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 61 संक्रमित मामले नए सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 5,880 नए केस, जबकि 14 मौतों की खबर है। आज से 2 दिन की मॉक ड्रिल भी आयोजित की जा रही है। एम्स झज्जर का दौरा करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। हरियाणा में भी 24 घंटे में 428 कोरोना केस। चौबीस घंटे में मिले 176 पॉजिटिव केस। तो आपको बता दें लखनऊ में सबसे ज्यादा 61 संक्रमितों की संख्या जो नई है वो मिली है। प्रदेश में 24 घंटे में 5,880 नए के टोटल केस बताए जा रहे हैं, जबकि 14 मौतों की खबर। आज से 2 दिन की मॉक ड्रिल भी की जाएगी। आपको बता दें एम्स झज्जर का दौरा करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में 24 घंटे में 428 नए मामले सामने आए हैं। 1819 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। यूपी में कोरोना के 1282 एक्टिव केस। तो देश भर में लगभग 6,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 61 संक्रमितों की संख्या हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 5,880 नए केस सामने आए, जबकि 14 मौतों की बात की जा रही है। आज से 2 दिन की मॉक ड्रिल भी प्रस्तावित। आपको बता दें एम्स का दौरा करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। कोरोना का देश भर में व्यापक तौर पर कोरोना के मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है। और हमारे संवाददाता रणविजय इसी खबर पर अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रणविजय, अमेठी के कैसे हालात हैं? कोरोना के मामले कैसे और कितने मामले हैं? रणविजय, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? रणविजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हम कोरोना से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सभी प्रदेशों में लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। आपको बता दें यूपी में कोरोना के 1282 एक्टिव केस मौजूदा समय में पहुंच गए हैं। 24 घंटे में नए 176 पॉजिटिव केस आए हैं। तो कोरोना की विस्फोट की स्थिति देश में। आज से 2 दिन की मॉक ड्रिल भी होगी। साथ ही आपको बता दें एम्स का दौरा करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। कोरोना को लेकर व्यापक चर्चा और इंतजामों को भी देखेंगे। हरियाणा में भी 24 घंटे में तो कोरोना से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। देश में लगातार
और हमारे संवाददाता रणविजय एक बार फिर से अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणविजय, कोरोना की स्थिति लगातार बढ़ रही है, कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। अमेठी में कैसे हालात हैं, कोरोना के कितने एक्टिव पेशेंट हैं और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा आपको कि जिला प्रशासन को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। जबकि अभी तक जहां भी पिछले हफ्ते दो पेशेंट कोरोना के थे, वहीं बढ़कर 10 हो गए हैं, जिसको लेकर 2 दिन के लगातार मॉक ड्रिल होने वाली है। सारी तैयारियां और सारी व्यवस्थाओं को लेकर देखा जा रहा है। जी हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के हर हिस्से में, सभी जिलों में, सभी जगहों पे कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में क्या स्थितियां हैं, क्या तैयारियां हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का एम्स दौरा भी आज है। प्रवीण, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर, आवाज आ रही है, लेकिन क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दीजिए। प्रवीण, हम कोरोना की बात करेंगे। जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना की विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, दिल्ली में हालात कैसे हैं? मनसुख मांडविय आज एम्स के दौरे पर भी हैं। जी मैं बता दूं, आज अभी 4 दिन पहले मनसुख मांडविया जी ने सभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाया हुआ था और कैबिनेट की मीटिंग की थी और उनको सभी को ये आदेश दिया था कि कोरोना के जो वायरस है वो दिल्ली के अंदर और सभी राज्यों में बढ़ता नजर आ रहा है। और उसी के साथ साथ सभी को आदेश दिया गया था कि कोरोना की जितनी भी व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से किया जाए और सभी को आदेश दिए जाए कि मास्क लगाना अनिवार्य किया जाए। उसी तरीके से दिल्ली के अंदर भी मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। और दिल्ली में अगर पेशेंटों की बात करें तो 699 नए मामले दिल्ली के अंदर सामने आए हैं, जिसमें 4 की मौत भी बताई जा रही है। जी हाँ प्रवीण, अगर हम जांच की बात करें तो जांच का दायरा कितना बढ़ाया गया है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए कितना जागरूकता बढ़ाई जा रही है? जी मैं आपको बता दूं, मास्क के लिए सिविल डिफेंस के जो जवान हैं वो सभी को, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार ने पहले एक मुहिम चला रखी थी कि हर रेड लाइट पे सिविल डिफेंस के जवानों को खड़ा कर दिया गया था, उसी तरीके से अब भी व्यवस्था उसी तरीके से करी जा रही है। और सभी रेड लाइट्स पर सभी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पे पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और मास्क लगाने की हिदायत लगातार दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है। हॉस्पिटलों के अंदर पूरे तरीके से वो व्यवस्थित करवा दिए गए हैं। जितनी भी सुचारू रूप से चलने वाली सेवाएं हैं उनको सुचारू रूप से करवा दिया गया है हॉस्पिटल में। जबकि डॉक्टरों ने पीपी किट पहनना भी अब लगभग जो कोरोना के जो वार्ड हैं वो सुचारू रूप से एकदम तरीके से ठीक करवा दिए हैं। जी हाँ, हम रणविजय आपके पास आना चाहेंगे। रणविजय, जिस तरीके से कल निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अब चुनाव की तैयारी में जुट गया है। इसी बीच कोरोना भी बड़े स्तर पे बढ़ने लगा है, तो निकाय चुनाव में कोरोना के बढ़ते हुए कैसा प्रभाव दिखाई दे रहा है अमेठी में, और प्रशासन कितना मुस्तैद है कि चुनाव और कोरोना से एक साथ कैसे निपटेगा? रणविजय, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? रणविजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए हम प्रवीण आपके पास आना चाहेंगे। प्रवीण, मॉक ड्रिल की बात हो रही है, मॉक ड्रिल 2 दिवसीय मॉक ड्रिल की बात की जा रही है, तो ये कहां पे आयोजित की जाएगी और इससे कितनी तैयारियां चुस्त दुरुस्त हो पाएंगी? मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है वो एम्स और जो दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें मॉक ड्रिल की तैयारी की गई है। और जितनी भी सुविधाएं पिछले लॉकडाउन में सरकार ने लड़ने के लिए की थी, लेकिन अब जो हॉस्पिटल प्रशासन है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं, दिल्ली सरकार ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि जिस तरीके से हम पिछले कोरोना को हराकर दिल्ली वासी बाहर आए थे, उसी तरीके से उससे भी ज्यादा अच्छी तैयारियां इस टाइम पे दिल्ली सरकार। प्रवीण, हमारा अगला सवाल यह है कि अस्पतालों में, चूंकि आज मनसुख मांडविया भी एम्स का निरीक्षण कर रहे हैं, एम्स की बात की जाए या दिल्ली के अन्य अस्पतालों की, सामान्य मरीजों के इतर अगर कोरोना पेशेंटों की बात किया जाए तो उनके लिए आइसोलेशन वार्ड कितने तैयार हैं अस्पतालों में, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?
देखिए, जिस हिसाब से पिछली बार जब कोरोना के पेशेंट ज्यादा आने स्टार्ट हुए थे, तो प्रवीण अपनी बात कंप्लीट करिए। 2-4 वार्ड और बढ़ा गए हैं कि जिस तरीके से पिछली बार देखा गया था कि लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं आएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, चाहे वो ऑक्सीजन को लेके हो, चाहे वो पीपी किट को लेके हो, चाहे वो क्या कहते हैं मास्क को लेके हो या 2 गज दूरी को लेके हो। सभी चीजों को तैयार करके तैयारी कर दी गई है, तभी 2 दिवसीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। जी प्रवीण, इस अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। रणविजय, आपका भी शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, कोरोना की विस्फोटक स्थिति देश में बनी हुई है। एक तरफ अब बात यूपी की अगर करें तो एक तरफ निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इस बीच प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुटा है। वहीं कोरोना की बात करें तो कोरोना भी अपनी विस्फोटक स्थिति में आगे बढ़ रहा है और लगातार मरीजों की संख्या हर जिले में बढ़ रही है। तो ये प्रशासन के लिए निश्चित तौर पर ये बड़ी मुश्किल की घड़ी होगी कि एक साथ कोरोना ना बढ़े और निकाय चुनाव भी सामान्य रूप से संपन्न हो जाए। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो आज से 2 दिवसीय देश भर में मॉक ड्रिल का भी आयोजन हो रहा है, जिससे कि कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखा जा सके और क्विक रिस्पॉन्स भी दिया जा सके। बाकी तैयारियां कोरोना में कैसी हैं उसको भी परखा जा सके, इसलिए ये मॉक ड्रिल 2 दिवसीय मॉक ड्रिल देश भर में आयोजित की जा रही हैं। तो देश भर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में कोरोना के 1282 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 176 पॉजिटिव केस नए सामने आए हैं। प्रदेश भर में 24 घंटे में तो हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान की। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार राजनीतिक पोस्टर बैनर हटाए जा रहे हैं और चुनाव की तैयारियों को परखा जा रहा है। पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, जबकि प्रशासन चुनाव को कैसे शांतिपूर्वक और व्यवस्था के साथ संपन्न कराया जा सके, इसकी तैयारी में जुटा है प्रशासन। तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। लगातार बैनर पोस्टर होर्डिंग, जो कि राजनीतिक बैनर पोस्टर होर्डिंग है, उनको लगातार हटाया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में मतदाताओं की संख्या अधिक है, सीटों की भी संख्या अधिक है। तो प्रशासन के लिए निश्चित तौर पर ये मुस्तैदी का ही विषय है। तो दो चरणों में संपन्न होने हैं यूपी में निकाय चुनाव। 4 और 11 मई को होगी वोटिंग। साथ ही 13 मई को रिजल्ट घोषित होना है। तो निकाय चुनाव से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता के लागू होने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होकर सड़कों से बैनर पोस्टर, राजनीतिक सामग्री जो भी है, उनको हटाने का काम लगातार कर रहा है। तो जुहेब आलम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता लखनऊ से। जुहेब, जिस तरीके से बैनर पोस्टर को हटाने के काम में प्रशासन जुट गया है, किस तरीके की तैयारियां आप देख रहे हैं लखनऊ में? जी बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। कल शाम यानी रविवार की देर शाम राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव पे बहुप्रतीक्षित जो निकाय चुनाव था उसकी घोषणा हो गई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें लखनऊ
और इसके साथ ही वाराणसी, गोरखपुर सहित 9 ऐसे मंडल हैं जहां पर 4 मई को वोटिंग होगी, और उसके साथ ही कानपुर, अयोध्या सहित 9 मंडल ऐसे हैं जहां पर 11 मई को वोटिंग होगी। तो 2 चरणों में वोटिंग होगी, 4 मई को और 11 मई को। इसके साथ ही 13 मई को इसके रिजल्ट आएंगे। लगातार चुनाव को लेकर संशय बना हुआ था, अब ये घोषणा हो चुकी है। कल से ही, जब से आचार संहिता लागू हुई है, तभी से नगर निगमों की, नगर पालिकाओं की जो टीमें थी वो एक्टिव कर दी गई है, क्योंकि तुरंत ही राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बात की घोषणा करी कि सभी जो प्रचार सामग्री है, जो प्रचार है, उन्हें सड़क से हटाया जाए, रोड से हटाया जाए। तो कल रात से ही होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सब हटना शुरू हो गए हैं। अगर लखनऊ के बारे में, जैसा कि आपने पूछा, लखनऊ की मैं बात करूं तो लखनऊ में नगर निगम के सभी जोनों में टीमें बनाकर लगाई गई हैं। हर जोन में 2 टीम एक्टिव की गई हैं, जहां पर प्रचार विभाग के लोग भी हैं, इसके साथ ही नगर निगम के लोग भी हैं। रात से ही जो मुख्य मार्ग हैं, जो गलियां हैं, वहां पर ढूंढ ढूंढ कर जो प्रचार के लिए पोस्टर्स लगे हैं, बैनर लगे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। फिलहाल जो चुनाव है, इसमें मतदाताओं की अगर हम बात करें तो इस बार के जो मतदाता है उनकी सूचना है कि वो, उनकी सूची बढ़ी हुई है, मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है, और लोगों को लगातार जागरूक किया जाता है वोटिंग के लिए। और इस बार का जो चुनाव है, जो नगर निकाय चुनाव है, इसमें भी लोगों से अपील की जा रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा घरों के बाहर निकलें, वोटिंग करें। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी गई उसके बारे में आपको बताता हूं कि 762 में से 760 ऐसे नगर निकाय चुनाव हो जिसमें कि कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के क्षेत्रीय जो भी सभी क्षेत्र हैं प्रदेश में, सारे जिलों में सभी जगह आचार संहिता लागू कर दी गई है। तो फिलहाल ये जो चुनाव था, लगातार जिस पर संशय था, लगातार कोर्ट में मामला था, बार बार तैयारियां सभी प्रत्याशी कर रहे थे और फिर रुकना पड़ रहा था, तो अब वो क्लियर हो गई है। जो लिस्ट थी आरक्षण की, वो भी आ चुकी है कि कैटेगरी वाइज किस तरह से सीटें होंगी, कहाँ पर महिला आरक्षण है, कहाँ पर ओबीसी आरक्षण है, कहाँ जनरल कैटेगरी की सीट है। तो ये भी सब क्लियर हो चुका है, सारी तैयारियां पूरी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 मई तक की किस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग अपना प्रचार करता है, लोगों को, वोटरों को जागरूक करेगा, और ज्यादा से ज्यादा वोटरों को बूथ तक पहुंचाने का काम अब निर्वाचन आयोग का है। जी जो है, आपने प्रशासनिक तैयारी की बात की, अब हम राजनीतिक तैयारी की बात कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री शाम को बैठक ले रहे हैं, मंत्रियों की, अपने संगठन के लोगों की बैठक ले रहे हैं। तो चूंकि बीजेपी लगातार एक्टिव रही है इस दौरान, चुनाव की तारीखें का कुछ अता पता भले ही नहीं था, लेकिन बीजेपी लगातार एक्टिव थी। आज मुख्यमंत्री शाम को इस अहम बैठक को की समीक्षा कर रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? पार्टी के जो मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, उनको किस तरीके से बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है? बिल्कुल मनोज, देखिए, आपने जैसा कहा कि बीजेपी पहले से ही, घोषणा के पहले से ही चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी। तो सिर्फ यहाँ पर बीजेपी ही नहीं, बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियां भी, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी धीरे धीरे तैयारियों में जुटी थी। मायावती के द्वारा भी बसपा में बैठक की गई, बड़ी बैठक की गई, प्रदेश भर से कार्यकर्ता बुलाए गए। आज जो बैठक होने वाली है शाम 5 बजे, मुख्य जो 5 कालिदास मार्ग है, यानी मुख्यमंत्री आवास, वहां पर यह बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक को बुलाया है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, उनको बुलाया गया है। इस बैठक का जो मुख्य मकसद है वो निकाय चुनाव में जमीनी स्तर पर काम करना है। भाजपा पहले से ही रणनीति बनाया है। जो भाजपा का जो दिवस मनाया जा रहा है लगातार, जो अभी पूरा हुआ है, जो साल पूरे हुए हैं, उसको लेकर तो उसमें भी काम कर रही है। और इस बार का जो निकाय चुनाव है, इसमें पूरी दमदारी के साथ भाजपा लड़ना चाहती है और निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा चाहती है कि उनके प्रत्याशी जीते। जो जिलों में, जिले स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, उनसे लिस्ट मांगी गई है, जो कार्यकर्ताओं के नाम आए हैं उनकी सूची चेक की जा रही है। उन्हें सोच समझ कर टिकट देना है। टिकटों के वितरण के बारे में काफी ज्यादा समझाया जा रहा है पार्टी के लोगों को। आज भी जो बैठक है, उस बैठक में मंत्रियों की जिम्मेदारियां तय होगी, और इस बार की जो निकाय चुनाव की रणनीति है भाजपा की, वो काफी अलग है। इस बार वो क्षेत्रीय नेताओं से किसी भी लोगों को संबोधित नहीं करा रहे हैं, वो क्षेत्रीय नेताओं पे फोकस नहीं कर रहे हैं। इस बार जातिगत आधार पर भाजपा मैदान में उतर रही है। जो लोग हैं, जिस जाति के लोगों की बैठक होगी, उसी जाति के पदाधिकारी पार्टी के मौजूद रहेंगे, उसके मंत्री मौजूद रहेंगे।
तो वो जनता से डायरेक्ट बात करेंगे, जनता को प्रभावित करेंगे, उनको लुभाएंगे कि किस तरह से वो बीजेपी की तरफ आए और बीजेपी को वोट करें। तो इस बार टारगेट है बीजेपी का कि जातिगत आधार पर जो राजनीति हो रही है उसे पकड़े और उन वोट्स को अपने हिस्से में लाए, ताकि निकाय चुनाव में आगे वो बढ़त बना सकें। जी हाँ, जो है एक और राजनीतिक सवाल हम आपसे करेंगे। आपने विपक्ष की बात की, तो प्रमुख विपक्ष समाजवादी पार्टी है यूपी में। समाजवादी पार्टी ने भी अभी कुछ समय पहले ही अपने नगर अध्यक्ष, नगर सचिवों का बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है, उनकी नई नियुक्तियां की हैं, चूंकि निकाय चुनाव और 24 को नजर में रखते हुए। तो समाजवादी पार्टी इस निकाय चुनाव में बीजेपी को किस तरीके से घेरने की रणनीति बना रही है, कैसे वो बीजेपी से पार पाएगी? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी अब जातिगत आधार पर काम कर रही है और लगातार अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो लगातार जातिगत चीजों को लेकर सामने आ रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जातिगत आरक्षण की बात करी, जातिगत गणना की बात करी कि जनगणना होनी चाहिए, इन सभी मुद्दों को लेकर। उसके बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य का मुद्दा उठा। इसके बाद में फिर अखिलेश यादव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करने गए रायबरेली। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि किस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है। कोई भी पार्टी हो, अगर आप समाजवादी पार्टी की भी बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही कि कैसे जिला स्तर पर काम किया जाए। जो कम लोग थे उन्हें बदला गया है, प्रभारियों को बदला गया है, और वो सिर्फ इसलिए कि जो आने वाला चुनाव है उसमें ज्यादा से ज्यादा निकाय चुनाव की जो सीटें हैं वो अपने पक्ष में की जा सके। इसके लिए पूरी तरह से तैयारी हो रही है, समाजवादी पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं। और अब जब से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं तो समाजवादी पार्टी के जो रंग है वो भी धीरे धीरे बदले हुए नजर आ रहे हैं। रोज समाजवादी पार्टी कार्यालय में छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, जो छोटे नेता हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और अपने कार्यक्रमों को करते हैं। इससे पहले देखा जाता था कि पार्टी कार्यालय में बहुत ज्यादा कार्यकर्ता या बहुत ज्यादा लोग नहीं पहुंचते थे। तो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी का भी रंग ढंग और माहौल बदलना शुरू हो गया है। अब शायद जिस तरह से निकाय चुनाव है तो वो कमर कस ली है, और समाजवादी पार्टी ने तो कहा भी है कि हम निकाय चुनाव में अच्छी सीटें निकालेंगे, अच्छे से भाजपा को टक्कर देंगे। तो इस बार पैताज में बसपा भी है, सपा भी है, जोहेब भाजपा भी है। जी जोहेब, अभी कुछ समय पहले ही सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही थी कि भाजपा अपने लगभग 10 से 11 जो मेयर हैं उन पर उनके टिकट काट सकती है। तो भाजपा की नजरिए से देखा जाए तो क्या इन पर भरोसा नहीं कर रही है भाजपा, टिकटों में फेरबदल करना चाह रही है, या एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ऐसा भाजपा सोच रही है? क्या ये फैसला आज शाम को बैठक में जो कि मुख्यमंत्री ले रहे हैं उसमें कुछ लिया जा सकता है क्या? देखिए, एंटी कन्वेंसिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो एंटी कन्वेंसिंग जैसा मुद्दा नहीं मुझे नजर आता है। लेकिन हाँ, भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा की जो स्ट्रेटेजी होती है और भाजपा का जो जमीनी स्तर पर काम होता है उससे समझ पाना काफी आसान नहीं होता है। भाजपा के बारे में हमेशा लोग अंदाजा लगाते रहे, लेकिन जब भी भाजपा नतीजे सामने लेकर आई है तो उसने सबको चौंकाया है। तो भाजपा अगर अपने मेयरों को बदलने की सोच रही है या उनको बदल रही है तो उसके पीछे बड़ा कारण होगा। उसके पीछे कारण जातिगत आधार हो सकता है, उसके पीछे वो लोग हो सकते हैं कि जो अब उस कैटेगरी में फिट ना हो रहे हो, या पिछले 5 सालों में जिन्होंने मेयर के रहते हुए अच्छे काम नहीं किए हो। काम सभी ने बेहतर करने की कोशिश करी है, लेकिन नए चेहरे लाना और नए लोगों को लाना, ये एक भाजपा के अंदर चीज दिखाई देती है, जिससे हमेशा एक ऐसा चेहरा, ऐसा नाम निकल कर आता है जो लोगों को चौंका देता है। तो इस बार भी निकाय चुनाव में भी वो अपने जो मेयर हैं उनको बदलना चाह रहे हैं। और मोस्टली जो अगर उम्मीद की जाए, ज्यादातर देखा जाए तो पूरा कोशिश यही है कि जिस हिसाब से अधिसूचना जारी हुई है, जिस हिसाब से आरक्षण की लिस्ट आई है, उस अकॉर्डिंग ही वो अपने प्रत्याशियों को भी घोषित करें। लखनऊ के भी जो मेयर प्रत्याशी हैं अभी उसको भी लेकर संशय बरकरार है। लगातार अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कयास किए जा रहे हैं कि आखिर किसको मेयर प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अब की बार लखनऊ में जनरल कैटेगरी की सीट है और जो वोटों की राजनीति है वो इस बार जातिगत है। जाहिर तौर पर ओबीसी और एससी वोटों को लोग साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी हाँ, जो है इस चर्चा के लिए आपका शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, निकाय से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तारीखों के ऐलान के बाद लगातार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। राजनीतिक बैनर पोस्टरों को हटाया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां
अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर चुकी हैं। साथ ही अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। राजनीतिक बैनर पोस्टर को भी हटाया जा रहा है। साथ ही चुनावी तैयारियों को भी पुख्ता कर रहा है प्रशासन। तो आपको बता दें 4 और 11 मई को वोटिंग होनी है निकाय चुनाव की, जबकि 13 मई को इसके नतीजे आने हैं। तो 2 चरणों में यूपी में निकाय चुनाव संपन्न होना है। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 3 चरणों में चुनाव हुआ था। 36 दिन की प्रक्रिया में ये चुनाव हुआ था, जबकि इस बार 2 चरणों में चुनाव होना है और 35 दिन की प्रक्रिया में चुनाव होना है। आपको बता दें मतदाताओं की अगर बात करें तो इस बार मतदाता भी पहले चुनाव की अपेक्षा अधिक हैं। और अगर बात किया जाए सीटों की तो सीटें भी पहले की अपेक्षा सीटों की बात करें तो सीटें भी पहले की अपेक्षा इस बार अधिक हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। लखनऊ से आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आपको बता दें पार्टी कार्यालय में दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता करेगी मायावती। निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर प्रेस वार्ता। 1 बजे प्रदेश कार्यालय पर पीसी करेंगी मायावती। तो निकाय चुनाव की तारीखों के बाद लगातार सभी दलों ने एक्टिव होकर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीटिंगें, बैठकें, समीक्षा बैठकें चालू हो गई हैं। पार्टी कार्यालय में दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता करेंगी मायावती। निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर यह प्रेस वार्ता होगी। तो आपको बता दें 1 बजे प्रदेश कार्यालय में पीसी करेंगी मायावती। तो राजनीतिक दलों की बात करें तो निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही, हालांकि पहले ही तैयारियां सभी दल कर रहे थे, लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद सभी दल चुनाव की तैयारियों में, पुख्ता तैयारियों में जुट गए हैं और लगातार समीक्षा बैठकें, प्रेस कॉन्फ्रेंस, संगठन की बैठकें सभी दल लगातार कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी कार्यालय में दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता करेंगी। निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगी मायावती। तो आपको बता दें प्रदेश कार्यालय में 1 बजे प्रस्तावित है मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी ये खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। पार्टी कार्यालय में दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी मायावती। हालांकि बसपा बहुत एक्टिव मीडिया में नहीं दिख रही थी निकाय चुनाव को लेकर, लेकिन अभी हाल ही कुछ दिनों में लगातार बसपा की तरफ से बैठकें, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं और अब बसपा भी पूरी तरीके से निकाय चुनाव की तैयारियों में एक्टिव मोड में आ गई है। तो आपको बता दें सभी राजनीतिक दल निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक्टिव हो गए हैं। सभी राजनीतिक दलों की बैठकें, समीक्षा बैठकें। इसी बीच दिल्ली से अहम खबर आ रही है। अहम खबर दिल्ली से आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर। तो दिल्ली से अहम खबर, निर्मला सीतारमण न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी पहुंची। तो अमेरिका दौरे पर हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अमेरिका यात्रा पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण G20 बैठक की मेजबानी करेंगी। अमेरिका यात्रा पर पहुंची निर्मला सीतारमण। आपको बता दें न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंची। G20 बैठक की मेजबानी करेंगी निर्मला सीतारमण। साथ ही विश्व बैंक समूह, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों में भी भाग लेंगी। तो दिल्ली से अहम खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री 16 अप्रैल तक दौरे पर रहेंगी। तो अमेरिका दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आपको बता दें न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी पहुंची। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।